everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and we are welcome in this प्यारा सा channel RRD Academy। कैसे हो आप लोग? आपने इससे पहले वीडियो तो देखा ही होगा कि क्लास 10th स्टार्ट कैसे करें। आज हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा केमिस्ट्री जो है वो कैसे स्टार्ट करें, जो हमको बहुत बोर करता है। वो लेक्चर सुनने के बाद में भी थोड़ा बोर करना ये कम हुआ होगा आपका कि रसायन शास्त्र में आपको लग रहा होगा कि नहीं ये बोर नहीं करता है, थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। पिछला वाला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, देन इस पे आना। केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे करें? कुछ तो आता नहीं, बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें, बेसिक पता कैसे चलेगा, वो तो बुक में दिया नहीं रहता। केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ ले जो केमिस्ट्री जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करे कुछ तो समझ में आए। आपको करना है पहले क्या, पीरियोडिक टेबल आपने तो देखा ही होगा, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आपको क्या करना है, आवर्त सारणी को बस एक बार ही देखना है। अभी तक आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लो। कैसे देखना? आप जाओगे मार्केट में, बस बोलना कि आवर्त सारणी का हमको टेबल चाहिए, आपको मिल जाएगा। वहां आप ले सकते हो, 10 या 15 में आपको मिल जाएगा। लेना है उसको, अब उसको पढ़े क्या, उसमें बस हमको दिख रहा है लेटर। पीरियोडिक टेबल को कैसे समझना है वो भी आपको समझाया जाएगा। फिलहाल समझ लेते हैं कि बेसिक में हम लोगों को क्या क्या क्लियर करना है। तो बेसिक में आपको फर्स्ट देखना है परमाणु संख्या विथ एटॉमिक सिंबल। सिंबल को भी भूलना मत। एटॉमिक सिंबल के साथ साथ हम लोग परमाणु संख्या याद करेंगे। आप जब इसी चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है किस चीज का, पूरे आवर्त सारणी को याद करने का, आप वहां से भी जस्ट सर्च करो हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल विद आरआरडी अकेडमी, जस्ट आपको मिल जाएगा। या आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वहां बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सबसे फर्स्ट टू सेकंड थर्ड वीडियो आपको वो मिल जाएगा। तो आप वहां से आप याद कर सकते हो पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परमाणु संख्या याद करना है विथ एटॉमिक सिंबल। ये आप याद कर लो क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में जो लिखा रहता है ना पीरियोडिक टेबल में H, C, O, ये सब से हम क्या मतलब समझे? ABCD तो पढ़े थे, ABCD वाला है, ABCD वाला ही लेटर है। अब वही थोड़े ना, इसका मतलब कुछ और है। केमिस्ट्री में H लिखा है मतलब H से हाइड्रोजन का हम बात कर रहे हैं, C लिखा है मतलब कार्बन का बात कर रहे हैं, O लिखा है मतलब ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं। एकदम बेसिक से केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट आपको करना है परमाणु संख्या याद एटॉमिक सिंबल के साथ। अब 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स का करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बस आप जिंक तक याद कर लो और कुछ मेन एलिमेंट्स का जो आपको बताया गया है कि कौन कौन सा एलिमेंट्स यूजफुल है। अब जब चैप्टर पढ़ते जाओगे पता चलते जाएगा कि ये भी है, ये एलिमेंट्स का परमाणु संख्या क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया भी जाता है, इसलिए आप ये याद कर लो। ठीक है, परमाणु संख्या विथ एटॉमिक सिंबल। अब जब लिखा रहेगा Fe, इतना बड़ा बड़ा हम लोग जब रिएक्शन लिखेंगे, ये तो छोटा सा रिएक्शन अभी तक हम लोग पढ़े थे, देखे थे, जिनने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओ तो मिलता है क्या, पानी बन जाता है। पानी का फॉर्मूला हम लोग अभी तक देखे थे कि H2O होता है, देखे थे ना। यही ये सब फॉर्मूला अब तो ये बस नहीं रहेगा, उसमें और भी बड़ा बड़ा समीकरण आपको मिलेगा देखने को। अब ये समीकरण क्या होता है भाई, समीकरण तो हम लोग मैथ्स में पढ़े थे, केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया, वो सब आपको पता चलेगा। बस आप फिलहाल बेसिक कैसे क्लियर करें ये समझ लो। परमाणु संख्या एटॉमिक सिंबल के साथ याद कर लो आप। ट्रिक आपको बताया गया है, बहुत फनी ट्रिक, आपको वो याद हो जाएगा। उसके बाद सूत्र बनाना। सूत्र बनाना मतलब वही जो बड़ा बड़ा सूत्र आपको दिखता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो सब कैसे लिखते हैं। H2SO4 कैसे बना, H, S और O को मिलाकर। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, संयोजकता। पढ़े थे ना थोड़ा बहुत 9th में, नहीं पढ़े हो तो अभी जाके थोड़ा सा देख लो कि केमिस्ट्री जैसे ही हम स्टार्ट करें बोरिंग ना लगे और हमको सारा कुछ समझ में आए। बस जस्ट एक क्लास हो, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन बना सके और वो एक क्लास मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, इसके लिए अगर आप पहले से बेसिक क्लियर करके रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा।
सूत्र बनाने के लिए आपको चाहिए होगा संयोजकता। संयोजकता निकालते कैसे है उसका भी वीडियो डाला गया है ना। अगर नहीं आता है तो हम लोग लेक्चर करते करते सीख लेंगे। संयोजकता आना चाहिए, पॉलीएटॉमिक आयन भी पता होना चाहिए, बहुपरमाणुक आयन विद संयोजकता। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन क्या होता है वो भी आपको बताया गया है, आप उसको भी देख लेना, या किसी सीनियर से जो अभी 10th पास आउट कर गए उनसे आप नोट्स लेकर देख सकते हो ये सारे बेसिक चीज। ठीक है, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पीरियोडिक टेबल तो ले ही लेना, आवर्त सारणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, अब ये ठीक है, आप जस्ट गूगल सर्च करके देख सकते हो आवर्त सारणी दिखता कैसा है। तो आप ये मार्केट से जाके ले लेना, मोबाइल के भरोसे मत बैठना, क्योंकि विश्वास किसी भी चीज पे नहीं कर सकते, जो हमारे पास ऑफलाइन अवेलेबल है उसी पे कर सकते हैं, है ना। टेक्निकल ग्लिच आने की संभावना नहीं रहती उस पर। तो क्या करना है आपको, पीरियोडिक टेबल ले लेना है, ये परमाणु संख्या याद कर लेना है। अब सूत्र बनाने के लिए चाहिए होगा संयोजकता, तो ये आपको परमाणु संख्या पता होगा तभी आप संयोजकता निकाल सकते हो, या फिर पॉलीएटॉमिक आयन उसका संयोजकता आपको याद करना पड़ेगा। अभी कुछ कुछ सूत्र आपको लगेगा कि बन नहीं रहा है, ये तो संयोजकता के हेल्प से नहीं बन रहा है, फिर इसको तो याद करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत है, एक दो आप याद नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, तो वो बस जस्ट प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। सूत्र बनाना एंड देन रासायनिक समीकरण। ये क्या है रासायनिक समीकरण, आप स्टार्ट करोगे ना चैप्टर, देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, एंड इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। हर चैप्टर का एक बार समराइज कर लेते कि सारे में पढ़ना क्या है, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आए अपने अंदर पढ़ने का, कि नया नया चीज करने का तो मन करता ही है बच्चों को, है ना। वो भी कर ले, वो भी कर ले, जो भी चीज नया दिखा वो भी कर ले, है ना, ऐसा मन तो करता ही है। इसलिए पहले उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पूरे केमिस्ट्री में 10th में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहले ये रासायनिक समीकरण यहाँ क्यों लिखा गया, ये भी बेसिक केमिस्ट्री में आता है। यहाँ इसलिए लिखा गया है कि आप जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाओ, स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, आपको क्या करना है, हर समीकरण को एक कॉपी में लिखना है, वो संतुलित होना चाहिए। अब ये संतुलित क्या है सब पता चलेगा, थोड़ा सब्र तो रखो, है ना। रासायनिक समीकरण को याद करते जाना है, जैसे अभी हम लोग बस सूत्र याद किए थे। चूने का सूत्र क्या होता है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, बस सूत्र याद करे थे। अब तो समीकरण भी याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ समीकरण हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन सा गैस रिलीज होगा, वो भी प्रैक्टिस करते करते, जैसे ABCD प्रैक्टिस करते करते अब तो लिखाने लगता है, जैसे सुने लिखे, सोचना नहीं पड़ता कि वो A कैसे लिखाएगा, Z बोला गया तो Z कैसे लिखाएगा, ये सब सोचते नहीं है। वैसे ही इसमें भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तब। इसलिए स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट करो, जो भी आपको रिएक्शन, छोटा रिएक्शन हो, छोटा समीकरण हो, समीकरण लिखाता कैसे है, इस तरीके से आपको समीकरण दिखेगा। प्लस का साइन होगा, मैथ्स में क्या था, इक्वल्स टू का साइन देते थे ना, वही यहाँ है, एरो का साइन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, दो चीज मिल रहा है, एक चीज बना रहा है। ठीक है, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किए, उधर से हाइड्रोजन गैस खींच के ले आए, ऑक्सीजन में रखे, उसको मिक्स कर दिए, हमारा पानी बन गया। ठीक है, अब उसको हम मिक्स करके हर जगह दिखाते जाएंगे, टीचर लैब में आपको बुलाएंगे तब तो आप देखोगे ना, क्लास में तो लैब है नहीं, फिर कैसे जानेंगे, तो उसको इसलिए रासायनिक समीकरण बनाया जाता है, जिससे समझ में आए कि क्या हो रहा है। जैसे रासायनिक समीकरण का बात अगर रिलेट करें मैथ के समीकरण से, गणित के समीकरण से, उसमें क्या था, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा है, उसको हम लोग मैथ के समीकरण में तोड़ते थे। याद आया कुछ, लिखते थे ना, 2x + 3y = 7, कैसे लिखते थे, याद आया कुछ, उतना बड़ा वर्ड और इतना छोटे में हम लोग बता दिए कि क्या हो रहा है।
वैसे ही ये भी पूरा बड़ा सा अभिक्रिया हो रहा है। अगर किसी को बोलने जाए कि हम हाइड्रोजन गैस लिए, देन ऑक्सीजन गैस लिए, उसको आपस में मिक्स किए तो हमारा पानी बना, जिस पानी का सूत्र हुआ H2O। अब इतना लिखना पड़ेगा कॉपी में, उसके बदले अगर हम ये लिख दे तो समझ में अगले को आ जाएगा कि यहाँ पानी बनाया गया इस तरीके से। इसलिए रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अभी से ही हम लोग ध्यान दे देते हैं स्टार्टिंग से ही, कि बाद में ये ना कंफ्यूजन हो, मैम रासायनिक समीकरण तो बिल्कुल याद नहीं होता, उसको याद कैसे करेंगे एक एक करके, इतना सारा रासायनिक समीकरण है। आप बस स्टार्टिंग से ध्यान देते जाओ कि मेटल जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है। क्या आपको जितना भी चैप्टर इस चैनल पे स्टार्ट करवाया जाएगा, मैं बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगी सारा बेसिक से स्टार्ट होगा, कि बस जस्ट आप बैठो देखो एंड आपको बस समझ में आता जाए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप आप कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, उसको जल्दी से समराइज कर देते हैं। है पढ़ना ये कुछ 4 चैप्टर हम लोग देखे थे उससे पहले वाले लेक्चर में भी, बस देखे थे कि 4 चैप्टर पढ़ना है। भाई क्या पढ़ना है देख लेते हैं अभी। ये है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हमारा जस्ट फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उससे समीकरण हम लोग बना रहे हैं। बस इसमें ना इसी के बारे में बात करते हैं, अभिक्रिया और समीकरण, इसके प्रकार को देखेंगे। संतुलित अभिक्रिया क्या होता है, असंतुलित अभिक्रिया क्या होता है, ये सारा चीज हम देखेंगे। और ये जो 4 केमिस्ट्री में चैप्टर है ना, इसका सबसे बेसिक चीज यही होता है। यहाँ से हमको समझ में आता है आखिर में रसायन शास्त्र है क्या, इसमें पूरा पढ़ना क्या होता है। टोटली रासायनिक अभिक्रिया समीकरण यही सारा तो है और यही चीज पढ़ना होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आप बस प्रैक्टिस क्या करोगे, संतुलित समीकरण करने का ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे। जितना भी समीकरण आपके एनसीईआरटी बुक में या फिर भारतीय भवन बुक में दिया है, उसको आप एक कॉपी पे लिख के हर एक समीकरण का प्रैक्टिस करोगे कि ये आपस में मिल रहा है तो क्या बना रहा है। उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, देखना हर एक इक्वेशन, हर एक समीकरण किस तरीके से बनते जाता है, बस कॉमन सेंस चाहिए, है ना, वो तो रहता ही है सारे के पास। रासायनिक अभिक्रिया, इसका यूज भी देखते हैं, हम यूज देखेंगे ना देन समझ में आता जाएगा। ओ रासायनिक समीकरण हम लोग इसलिए पढ़े थे कि तांबे के बर्तन में खट्टा चीज क्यों नहीं रखना चाहिए, वो तो इस वाले पार्ट में आ गया। लोहा में जो जंग लगता है वो क्यों नहीं लगे, कब नहीं लगे, हम लोग उसको सेफ कैसे कर सकते हैं। जंग लगता है तो लोहा टूट जाता है, तो अब एक बार जब जंग लग गया, सारा लोहा लिए, लोहा इतना सारा बन रहा है, अब उसमें जंग लगता जाएगा, वो खराब होता जाएगा, तो फिर गड़बड़ है। अब उसको सही कैसे करेंगे, इसलिए आता है ये। इसलिए कौन सा आया, क्या आया, उपचयन अपचयन क्या है, उसको सही कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, कैसे वो सही रहता है। ठीक है, पेंट क्यों करते हैं, ये सारा चीज पढ़ रहे होंगे हम। इसमें चिप्स के पैकेट में क्यों भरा रहता है इतना गैस, वो ठग रहा है क्या हमको, थोड़ा सा सामान दे रहा है एंड उसमें इतना सारा एयर भर दे रहा है, क्यों भर दे रहा है। तो ये सब का रियलिटी आपको समझ में आएगा इसमें, ये फर्स्ट चैप्टर में। तो बने रहना, फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। देन आता है हमारा सेकेंड चैप्टर, जो कि हम बस इसके बारे में थोड़ा सा 7th क्लास में जाने थे। होता क्या है अम्ल, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। खाने वाला नमक भी बस सॉल्ट होता है क्या, नहीं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। एसिड कहाँ से आया, अम्ल कहाँ होता है, भस्म कहाँ होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने दिया कि तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं अम्लीय पदार्थ रखना चाहिए, मतलब नींबू में अम्ल होता है ना। अब जो नींबू खट्टा लगता है वो क्यों लगता है, दही कैसे जमता है, दूध से दही कैसे जमता है, वो सारी चीज के बारे में यहाँ देख रहे होंगे हम। नींबू में अम्ल है, इतना सारा पदार्थ है, किसमें अम्ल है, कौन भस्म दिखा रहा है, किसमें भस्म है, किसको हम खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते, अगर नहीं खाएं तो मतलब क्यों नहीं खाएं, किसका हम यूज कर सकते हैं जिससे हम सेफ रह सके,
नुकसान ना कुछ पहुंचे, किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं अगर कोई पावरफुल अम्ल भी है तो, ये सारा चीज हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। लवण क्या है, साबुन कैसे बना सकते हैं, इंटरेस्ट आया, साबुन बनाना भी हम लोग सीखते हैं इसमें। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका हाथ टूट जाए वो पूरा बांधे हुए रहता है ना बैंडेज, वो वाला जो पदार्थ होता है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, असल में बनता कैसे है, हम लोग भी बड़ा सा फैक्ट्री लगा सकते हैं, है ना, तो बनता कैसे है, बनाएंगे कैसे। और लैब में अगर आपके कॉलेज या आपके स्कूल में या फिर कोचिंग में कहीं भी आपको अगर लैब मिले, कोचिंग में तो नहीं, स्कूल में केमिस्ट्री लैब मिले, तो आप वहाँ बनाना भी सीखोगे साबुन, ठीक है, ट्राई करना, फिर देखेंगे सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। अगर हम लोग जस्ट पढ़ लिए, समझ लिए, तो कहीं भी लैब में हमको बैठा दिया जाए और बता दिया जाए कि आपके सामने ये है, तो आप बना सकते हो साबुन। इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे कि लैब नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं। अम्ल, भस्म तथा लवण में यही पढ़ रहे होंगे हम। थर्ड आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मैम आप क्या बोल दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री सही था। अभी तक हम लोगों ने देखा, चलो साइंस को 3 पार्ट में बांट दिए, एक था फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तो बच्चों बस ये 10th तक ही है, जैसे ही 11th 12th में जाओगे उसमें भी अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको 3 बुक केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। घबराना नहीं है, सारे कुछ ऐसे ही होते जाएंगे। जैसे ए से लिख के इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना सीखें, ए से जेड अल्फाबेट से लेके, वैसे ही ये भी सब करते करते बेसिक क्लियर होता जाएगा। तो पहले इसलिए मैंने बोला कि आप लोग बेसिक क्लियर करके आना, देन स्टार्ट करना पढ़ना। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे होते थोड़ा सा बता देते हैं। यहीं पे स्टार्ट होता है, 10th में ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, एक्सप्लोर करने वाला पार्ट होता है। मतलब उसमें आपको मजा आएगा, रटने वाला कोई पार्ट नहीं होता। जैसे हम लोग मैथ्स में बनाते हैं ना, सॉल्व करते जाओ, खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ बस रूल हम लोगों को पता होना चाहिए, वैसे ही। और इसमें तो यहाँ तक कि हम नामाकरण भी करते हैं। जो यौगिक है, कार्बन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें हम लोग उसका नाम भी खुद से लिखते हैं, बस रूल पता हो तो उसी में मजा आएगा। ये थर्ड वाला चैप्टर जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं, सूत्र बनाना सीखते हैं, सूत्र का नाम लिखना सीखते हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है सारे में। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जितना भी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ पदार्थ जितना है। कार्बन तो अब तक समझ गए कि कार्बन हो क्या रहा होगा, आवर्त सारणी में जब आप देखोगे ना तो कार्बन 6 नंबर पे आ रहा होगा, स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो वो कार्बन का सिंबल सी होता है। तो जिसमें भी कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि हम लोगों को थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना है, जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड में जाओगे इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना होता है, लेकिन उसको भी जैसे जैसे स्टार्ट करोगे आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। फोर्थ है हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब इसको तो ये पहले देना चाहिए था ना, ये लास्ट में दे दिया, कोई नहीं, यहाँ लास्ट में जब आप पढ़ने जाओगे ना तब इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें। जो बुक बनाते हैं, वो जो चैप्टर का एक तरीके से सजावट करते हैं, वो कुछ सोच समझ कर ही करते होंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिए, अम्ल और क्षार के बारे में जान गए, कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में जान गए, मेटल और नॉन मेटल वाला पार्ट यहाँ पे छूट गया। फोर्थ चैप्टर में, ये 5 चैप्टर में सबसे लास्ट चैप्टर में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका सारा रासायनिक अभिक्रिया देख रहे होंगे कि ये जब धातु दूसरे कोई एसिड से, कोई अम्ल से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या करता है। अगर हम लोगों को आयरन, लोहा एक धातु है, जानते हो ना, पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सुन लो कि लोहा जो है वो धातु ही है।
अब वो जो धातु है वो आया कहाँ से, कैसे प्राप्त किए, जमीन के अंदर तो बहुत कचरे से रहा होगा, कैसे हमारे तक पहुंचा, वो सारा चीज हम लोग इसमें देख रहे होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। देन आता है उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। थोड़ा सा बेसिक हम लोग 9th में पढ़ के आए थे, अभी भी 10th स्टार्ट किए, बेसिक पढ़ लिए, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। तो इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट्स है इसमें याद करना पता चलता है, बहुत अच्छे से हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझ पाते हैं। अगर हम ग्रुप में समूह होता है, आवर्त सारणी में एक को आवर्त बोलते हैं, दूसरे को समूह बोलते हैं। इस तरीके से जो दिखेगा ना बॉक्स ऐसे हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं आवर्त, और जो लंबा सा दिखेगा, लंबे वाले बॉक्स में जितना दिखेगा तत्व, उसको बोलते हैं समूह। उस वाले कॉलम को बोलते हैं समूह, ठीक है, जो खड़े खड़े रहता है उसको बोलते हैं समूह। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ऊपर से नीचे आने पर साइज, परमाणु आकार बढ़ रहा है, हट रहा है, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है सारा हम लोग देख रहे होंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, ठीक है। मे बी अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको ये 5 चैप्टर में, ठीक है। तो आप बस जैसे स्टार्ट कर दो विथ कंसिस्टेंसी। मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे लेके बैठ गए, दूसरे दिन एक भी दिन नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े पूरा दिन, ऐसा नहीं करना है। आप 2 ही घंटा अपने पढ़ाई को टाइम दो, पूरा दिन में 2 घंटा बहुत कम होता है। बस शांत जगह होना चाहिए, आप जहाँ पढ़ रहे हो वो शांत जगह होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और वो जो है मोबाइल फ़ोन, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का ज़रूरी अभी आपको नहीं है, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तब आपको चाहिए होगा, वो भी हाँ बस काम चलाने के लिए चाहिए होता है उस टाइम, अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। अभी बस मम्मा पापा के पास ही फ़ोन रहने दो, अगर कभी कभी यूज़ चाहिए तो उनके कभी कभी यूज़ करना हो तो आप उनसे ले सकते हो, मम्मा थोड़ा सा दे दो, हम ये बस देख कर दे देंगे, है ना। अब वीडियो देखना है तो कैसे देखो, तो वो उसके लिए मम्मा दे भी देती है ना। तो आपको बस जस्ट मोबाइल हटाना है, डिस्ट्रैक्शन सारे दूर करना है और स्टार्ट करना है अपना पढ़ाई। स्टार्टिंग से अंत तक एकदम बने रहेंगे हम कंसिस्टेंसी से, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। बस वो 2 घंटा जो आप दे रहे होगे वो एकदम बोर्ड के लिए दे रहे होगे, अपने पढ़ाई पे दे रहे होगे, अपने क्लास 10th पे दे रहे होगे कि क्लास 10th में हमको अपना बेस्ट देना है, उसके लिए दे रहे होगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, है ना। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स वाला डब्बा होगा, उसमें आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अब की बार से, मतलब अब से आपको हमेशा वीक में 2 केमिस्ट्री लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वो लेक्चर जरूर देखना, बहुत मजे लेकर देखना। कुछ ही देर का होगा, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, आप खाना भी खा रहे हो, खेलते वक्त तो नहीं, मोबाइल तो गिर जाएगा, खेलते वक्त कैसे देख सकते, खा रहे हो या कुछ कर रहे हो टीवी के जगह पे बस ये लेक्चर खोल देना, तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बस आप बने रहो, ऑल द बेस्ट, है ना। आप पढ़ाई करो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। 10th में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से स्टार्ट करना है। बाय बाय, थैंक यू।